ऑलराइट, मूविंग ऑन। रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन कॉल्ड? Anaerobic respiration. anaerobic respiration, ठीक है। एंड इट डजंट हैपन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, आउटसाइड होता है। if there is no or very little oxygen inside a mitochondria, there is nothing to accept the electrons at the end of the chain. आपके पास कोई ना कोई तो है ना जो एंड पे आके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, हम कहते थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कहाँ आ रही है? सब हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, लिंक रिएक्शन हो गया, कैल्विन साइकिल होगी, तो वो क्रेब्स साइकिल हो गई, सॉरी, क्रेब्स साइकिल हो गई, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुई। इलेक्ट्रॉन्स तो जंप जंप करते गए, हाइड्रोजन्स को प्रोटॉन्स को बाहर भेजते गए, जंप जंप करते गए का एंड में ऑक्सीजन ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था। ऑक्सीजन ने उनको गेन कर लिया था उन इलेक्ट्रॉन्स को एंड पे, और पानी बन गया था। So the electron transfer chain stops working and no further ATP is formed by oxidative phosphorylation. There is therefore no free carrier in the chain to accept hydrogens from the reduced NAD and reduced FAD, so these remain indeed reduced. हुआ क्या था कि आपके पास आए थे ना रिड्यूस्ड NADH, दोनों की बोल रहा हूँ, NADH और FADH आए थे ना आपके पास। या NADH को हम रिड्यूस्ड NAD भी कह सकते हैं और FADH को हम रिड्यूस्ड FADH भी कह सकते हैं। ये दोनों आए थे, ठीक है। इन दोनों के पास क्या था? H2। H2 टूटा, किसमें? एक प्रोटॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बन जाता था, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से दूसरी, ठीक है, प्रोटीन से, एक प्रोटीन से चलते 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 क्या प्रोड्यूस करते गए हमारे लिए? एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी ने क्या किया था? इन प्रोटॉन्स को बाहर भेज दिया था इनटू द इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस, ठीक है। अब जब बाहर वो इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस के अंदर गए थे, उनकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई थी। सो दे हैड टू कम बैक डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेड, क्योंकि बाहर हाई थे और अंदर लो थी। अब वो वापस कैसे आए थे? थ्रू अ चैनल प्रोटीन विच वाज नोन एज एटीपी सिंथेज। इसके थ्रू वो वापस आए थे फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और जब इससे वो बाहर आए थे तो यहाँ पे एक रिएक्शन कैटलाइज हो गया था, विच कन्वर्टेड एडीपी टू एटीपी। गॉट इट? Yes. अब ये जो एनर्जी बना के हमें गए, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे भी जाते रहे, इनको किसने आके रोका कि बस कर दो भाई, एक प्रोटीन से दूसरी पे जंप करना? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने आके क्या किया था? इनको गेन कर लिया था, ठीक है। क्योंकि और जब इसने उनको गेन कर लिया था, इसने क्या बना दिया था? वाटर। गॉट इट? However, because there is no oxidized NAD or FAD to enable the dehydrogenation steps to take place, all is not lost. A cell can still produce a small amount of ATP. सोचो, NAD नहीं है, FAD नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। अब सेल करेगा anaerobic condition use. That is when no oxygen is present and if the reduced NAD that is produced in glycolysis. लेकिन आप भूल गए कि anaerobic तो बाहर होती ही है, ठीक है। जो एनारोबिक थी वो बाहर होती है। आप भूल गए कि एरोबिक का भी एक भाई जो ग्लाइकोलिसिस था वो भी तो बाहर ही है, ठीक है। माना कि आपके पास स्टेप्स नंबर 2, 3 और 4 जो है वो अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। और वो अपना एनएडी एफएडी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मसला क्या है कि एक भाई उनका उनसे अलग रहता है, और इसके पास तो है एनएडी वगैरह। क्या ग्लाइकोलिसिस में एनएडीएच प्रोड्यूस नहीं हुआ था? रिड्यूस्ड एनएडी हुआ था ना। तो एनारोबिक इस वाले का यूज कर सकता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ही था। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रोसेसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थे। गॉट इट? तो यहाँ पे इट इज अगेन ऑक्सीडाइज्ड एंड ग्लाइकोलिसिस कैन कंटिन्यू टू टेक प्लेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलिसिस कैन स्टिल टेक प्लेस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी, लिंक रिएक्शन में भी नहीं चाहिए थी, क्रेब्स साइकिल में भी नहीं चाहिए थी। ऑक्सीजन असल में तो आपको स्टेप नंबर 4 में चाहिए थी ना, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्या एनारोबिक से पहले ग्लाइकोलिसिस हो सकता है? यस। Glycolysis is important for anaerobic respiration to take place, and both of these pathways take place where? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस होगा और फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। और दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि ग्लाइकोलिसिस हो और फिर कौन से हो जाए? लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये दो पाथवेज होते हैं और दोनों पाथवे स्टार्ट किधर से हो रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस के बाद अगर ऑक्सीजन कम है तो एनारोबिक हो जाएगी।
ग्लाइकोलिसिस के बाद अगर ऑक्सीजन है तो लिंक रिएक्शन भी होगा, क्रैप भी होगी, और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी हो जाएगी आपके पास। समझ आ गई? इज इट क्लियर? Somewhat, yeah. क्या नहीं समझ आई? एक्सप्लेन करें मुझे। मुझे पता है, समझ तो आ गई है, बताएं क्या समझ आई? Hmm. Uh, okay. हम्म। So initially we started with discussing that anaerobic respiration is just respiration without the presence of oxygen. Okay, and when there is so glycolysis happens, it is actually important for glycolysis to happen in anaerobic respiration, and I guess somewhat before that, like in between, हाँ, I just, I just got confused, like बीच में ही देखो ग्लाइकोलिसिस याद है ना? जी जी glycolysis भी याद है, लेकिन ये है कि after you started talking about like NAD and reduced FAD that they remain reduced, उसके बाद से it was kind of not ठीक clear. है, Could देखो you please explain? एनारोबिक नहीं हो रही क्योंकि एनएडी एफईडी अपना शेयर नहीं कर रहे, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ओपी, राइट? वो तो अपना शेयर नहीं करते भाई, हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुम्हें तो नहीं दे रहे हम। लेकिन आप भूल गए कि एनारोबिक के पास हमारा ग्लाइकोलिसिस वाला बैठा हुआ है, वो भी तो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर है, राइट? Hmm. अब ग्लाइकोलिसिस क्या प्रोड्यूस करता है? पायरोवेट। ठीक है। अब Yeah. पायरोवेट कौन सा पाथवे लेगा, एनारोबिक या एरोबिक? डिपेंड्स ऑन दी ऑक्सीजन प्रेजेंट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो याद रखनी पायरुवेट और साथ जो एनएडी, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ने भी तो भेजा था ना आपके पास एक एनएडीएच, ठीक है, वो आपके पास होगा। अब इन दोनों की मर्जी है कि अगर ऑक्सीजन कम है तो एनारोबिक पे चले जाएंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो लिंक रिएक्शन पे चले जाएंगे, फिर आगे क्रेब्स पे, और फिर आगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। समझ आई इतनी? जी जी। खत्म, यही तो था। So in yeast and some other microorganisms and in some plant tissues, the hydrogen from the reduced NAD is passed on to ethanol. और this pathway shown in figure 12.1 के सबसे पहले पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेट होगी टू एथेनल, और एथेनल रिड्यूस होगी टू एथेनॉल। देखो ग्लूकोज था, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे हमने एक एडीपी प्रोड्यूस किया था, ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या बन गया? पायरुवेट। अब इस पायरोवेट को हमने क्या किया? डीकार्बोक्सिलेट, एथेनॉल बना, और फिर आपने क्या किया? इसको रिड्यूस किया है, मतलब कि हाइड्रोजन गेन हुआ टू मेक एथेनॉल। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। डीकार्बोक्सिलेशन के बाद डीहाइड्रोजनेशन ना लिख देना, यहाँ हाइड्रोजनेशन हो रही है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल नहीं रहा, हाइड्रोजन आ रहा है। अब ग्लूकोज टू पायरुवेट बनाने के लिए हमें याद है ना कि दो हाइड्रोजन लॉस्ट होते थे ग्लाइकोलिसिस के अंदर, और वो एनएडी को क्या बना देते थे? रिड्यूस्ड एनएडी। अब जब ये रिड्यूस्ड एनएडी अपना हाइड्रोजन जाके किसको दे देता था? जो एथेनॉल को चाहिए था टू मेक एथेनॉल। इस साइकिल को देखो एंड लेट मी नो इफ यू गेट इट, या मैं फिर दोबारा समझाऊं। इज इट क्लियर? Wait, 1 second. देखो I get the first part that pyruvate is like decarboxylated into ethanol, right? And then that same ethanol, which is going to be reduced by the enzyme, there's like the dehydrogenase that was also used previously in other cycles. वो हम्म। होगा ये तो पूरी fermentation है. सही है, I करीब that's फर्मेंटेशन। दिखाता हूँ, think that's आज व्हाइट बोर्ड खोलते हैं, अभी आ जाएगी समझ। कैन यू सी द स्क्रीन? yeah. क्या नजर आ रहा है? अच्छा ठीक है। um हाउ डू पुट दिस, देखो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस करते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा ग्लाइकोलिसिस में? Pyruvate. ठीक है। और पायरुवेट बनाने के लिए एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, दिस इज द ग्लाइकोलिसिस ना? ATP. यहाँ तक जी जी ओके। जी प्लस आपको याद है कि यहाँ पे एक डिहाइड्रोजनेशन होती थी, ठीक है,
और ये हाइड्रोजन कौन गेन कर लेता था? NAD, क्या बन जाता था? reduced NAD. ठीक हो गया। ओके। अब जो ये पायरावेट है, इसकी हम करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बन जाएगा? Decarboxylation के बाद ही ethanol बन जाएगा. गुड। अब एथेनॉल से एथेनॉल बनने, Ethanol के बाद ये reduce हो जाएगा when it's going to be turned into ethanol. और रिड्यूस होने के लिए इसको क्या चाहिए? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? Dehydrogenase, NADH से. एनएडीएच से। समझिए, तो ये आपस में सारे एक लिंक्ड ही है। ग्लूकोज पायरुवेट बना, एनएडी को रिड्यूस एनएडी किया, कि भाई बाद में हमारा जब पायरुवेट एथेनॉल बनना चाह रहा होगा तो उसकी जरा मदद कर देना, जाके उसको हाइड्रोजन दे देना। इसको डीहाइड्रोजनेशन ना कह देना कि जी ये डी कार्बोक्सिलेशन हुई थी, तो अगला ऑब्वियसली हर दफा डीहाइड्रोजनेशन भी होता है। ये उल्टा है। कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन तो हो रही है, लेकिन हाइड्रोजने डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजनेशन, मतलब जिसको Dehydrogenase रिडक्शन इसके कहते हैं। बाद हो रहा है. तो आपने रिडक्शन इसको बोलना है। समझ आ गया? Yes. भाई ये एनर्जी है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? Yes. फोटो लेनी है इसकी? अच्छा बन गया ये तो, मैं ले लेता हूँ। नाइस। आप लोग. मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। कूल हो गया। अच्छा। सर आपके anaerobic की राइटिंग बहुत गंदी है. या बिल्कुल, मैं बहुत कम व्हाइट बोर्ड यूज किए, मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन केमिस्ट्री तो मैं सारी वैसे ही, वो आपसे जो पहले क्लास होती है रात को भी, वो व्हाइट बोर्ड पे ही होता है तकरीबन सारा। मोल्स जब करवाना पड़ता है ना, आपकी सोच है वो कैसे होता है फिर। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। सो इन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक तो आपके पास एथेनॉल एथेनॉल वाली है ना, जिसको आप ये कहते हैं। एक आपके पास लैक्टेट फर्मेंटेशन भी होती है। एवर हर्ड इन आईजीसीएसई? आपने तो आईजीसीएसई किया हुआ, उसके अंदर एक लैक्टेट वाली भी होती है। कुछ याद है? बिल्डअप इन मसल्स, There's like लैक्टिक oxygen एसिड debt वाला। and whatnot. It's like गुड गुड muscles में, yeah. गुड। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये एथेनॉल वाली होगी ना, ये कौन करता है? ये तो यीस्ट हो गए, जैसे कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फर्मेंटेशन में आपने पढ़ा था। आईजीसीएसई में तो था एक वो टॉपिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहाँ पे योगर्ट की फॉर्मेशन के अंदर यू मस्ट हैव स्टडीड दिस यीस्ट का रिएक्शन, राइट? तो वहां पे तो ये था। ठीक है, आज आपने Yes. इसका मैकेनिज्म पढ़ लिया। ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के अंदर एथेनॉल तो नहीं बन रहा भाई हमारे मसल्स में। ठीक है, मतलब अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे मसल्स खुद ही से, वो तो अलग ही बात हो जाएगी। यहाँ पे लैक्टिक एसिड चीज होती That है। happens in bread. एग्जैक्टली, ठीक है। Ethanol is produced during the baking process, but then it's also killed off when it's like when it बिल्कुल enters the oven. बिल्कुल, द कंडीशंस इनसाइड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एंड इनसाइड अ ह्यूमन इज क्वाइट डिफरेंट इन ऑर्डर फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट एथेनॉल। यहाँ पे एक पर्सन अब एनारोबिकली कब ब्रीथ करेगा? व्हाट डू यू थिंक? हमारे दिन में ऐसा कौन सा, ऐसा हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटी होगी जहाँ पे हमें मजबूर होना पड़ेगा एनारोबिकली रेस्पायर करने के लिए? I think after when we're in oxygen debt, after we've worked out or maybe हम्म। done something like tedious or taxing, something that's for example working out, yeah, exercise karna, that's the best example. Or when you're short in breath, that's बिल्कुल। one. आईजीसीएसई में यू स्टडीड, बल्कि नहीं, एएस के अंदर यू स्टडीड इन ट्रांसपोर्ट एंड एनिमल्स ऑक्सीजन डेट। कर्जा लिया था, कर्जा नहीं वापस हो रहा। ठीक है, कर्जा वापस करने के लिए भी कर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ऑक्सीजन तो है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ही वापस करनी है मैंने। ठीक है, क्योंकि वर्कआउट एक्सरसाइज रनिंग के दौरान इतनी यूज की थी, कर्जा चढ़ गया, विच वॉज नोन एज ऑक्सीजन डेट। अब ऑक्सीजन डेट वापस करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ आएगी? क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए आप कहोगे यार ये मुझे उसके लिए भी चाहिए ऑक्सीजन। तो अब हमें ऑक्सीजन के बगैर एनर्जी बनानी है, ताकि हम वापस ऑक्सीजन का कर्जा वापस कर सकें थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन यूज की। So in mammalian muscles which are deprived of oxygen, pyruvate acts as a hydrogen acceptor. And in this process, it is converted to lactate by enzyme lactate dehydrogenase, very important name that you have to remember. And this pathway is known as lactate fermentation. सिंपल है, यहाँ तो दो स्टेप रिएक्शन था ना, पायरुवेट टू एथेनॉल, एथेनॉल टू एथेनॉल। उधर एक ही स्टेप है, पायरुवेट टू डायरेक्ट लैक्टेट थ्रू हाइड्रोजनेशन, जब वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स रिडक्शन भी कहते हैं। it accepts an hydrogen. An important difference between ethanol fermentation and lactate fermentation is that what happens to the products. Lactate can be oxidized, converting it back to pyruvate as well, which can be fed into Krebs cycle. यहाँ पे एक अच्छी बात पता है क्या है मैमल्स के अंदर, कि पायरुवेट के पास जब ऑक्सीजन नहीं थी,
उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके लैक्टेट तो बना दिया, लेकिन उस लैक्टेट के अंदर एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइज भी हो सकते, दोबारा हाइड्रोजन लूज करके पायरुवेट भी बना ले, कि वो ऑक्सीजन आ गई, रुको मैं दोबारा पायरुवेट बन जाता हूँ, और अब आप आगे चले जाओ लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में, और जो आसान तरीका था एरोबिक वाले में, आप वापस चले जाओ। यहाँ पे देयर इज नॉट एन ऑप्शन कि अगर यहाँ पे रिडक्शन हुई है, ये जनाब दोबारा ऑक्सीडाइज हो एथेनॉल में, एथेनॉल दोबारा हो और वो एरोबिक करे, यहाँ नहीं होता। मैमल्स में इट इज पॉसिबल कि अगर पायरुवेट से लैक्टेट रिडक्शन के थ्रू बना, ठीक है, पायरुवेट से लैक्टेट रिडक्शन के थ्रू बना, रिडक्शन का ऑपोजिट क्या होता है? ऑक्सीडेशन। वो वापस पायरुवेट भी बन सकता है जैसी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में वापस आ जाएगी, और उसको इजाजत है, क्योंकि बहुत ज्यादा लैक्टेट बिल्डअप क्या करता है मसल्स को? That wait, I don't know. मसल्स के अंदर एक पीएच थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है, विच इज वीकनिंग द मसल्स, और आपके बहुत से न्यूरो को भी इफेक्ट करता है। आपका जो चैप्टर 3 है A2 बायोलॉजी का, वो यही है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके सिग्नल्स नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाते, सिग्नल्स आर डिपेंडिंग ऑन व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। वो तो कहानी थी, वो तो आईजीसी से बताते थे। अभी क्या है, वो न्यूरो के ऊपर है। न्यूरो खुद भी एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस ने भी एक सेल से दूसरे सेल जाना है, और वो एक एसिडिक मीडियम के अंदर नहीं हो सकता। आपके मसल्स दर्द हो जाएंगे। वीकनेस बंदे को क्यों फील होती है? या चीज नहीं उठाई जा रही मुझसे। आपके पास चीज उठाने की पूरी ताकत है, आपका सिग्नल नहीं जा रहा मसल को। थक जाते हैं यार, ये भारी चीज नहीं उठाई जा रही, क्यों नहीं उठाई जा रही? तुम्हारे मसल छोटे हो गए हैं क्या? मसल का साइज तो वही है। ऐसे तो नहीं कि बंदे के 5 किलो के मसल थे वो 2 किलो के हो गए इसलिए बंदा से नहीं उठाई जा रही, वो थक क्यों गया है? मसल तो है, जान भी है, ब्रेन नहीं पकड़ पा रही, ब्रेन उसको करने नहीं दे रही है, क्योंकि ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पा रही उस मसल को कि अपना काम तो करो पूरी तरह। मसल तो कर सकता है, आपका मसल उतना ही भारी है, उसका वेट तो नहीं कम हो रहा, उसका मास तो कहीं से नहीं कम हो रहा। तो लैक्टेट ऑलवेज एन ऑप्शन कि वो जैसी बॉडी वापस ऑक्सीजन आए, दोबारा पायरुवेट में ऑक्सीडाइज हो, और फिर आगे वो एरोबिक वाले पाथवे पे चल पड़े सीधा सीधा। सो व्हाट इज एथेनॉल फर्मेंटेशन? व्हेन anaerobic respiration in pyruvate is converted to ethanol, and lactate fermentation is when anaerobic respiration in which pyruvate is converted to lactate and generate ATP. Alternatively, the lactate can be converted to the polysaccharide glycogen as well and stored. कुछ lactate आपके पास glycogen के अंदर भी स्टोर हो जाता है, और ये ग्लाइकोजन फिर बाद में ग्लूकोज के अंदर। ये तो पॉलीसैकेराइड का आपको पता है कि पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन होता है, उसका जो मोनोसैकेराइड होता है वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, वो तो कभी भी हमारी बॉडी में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द शुगर लेवल। हम कहते हैं ना यार, बंदे की शुगर हाई हो गई है, शुगर हाई हो गई, ग्लूकोज ज्यादा हो गया, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? ग्लाइकोजन में, ताकि बंदे का शुगर लेवल नॉर्मल है। हम कहते हैं ना यार, बंदे का शुगर लेवल लो हो गया, उस वक्त क्या होता है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है, अपने आप को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर। तो वो तो होता रहता है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक स्टोर करने का अच्छा तरीका होता है ग्लाइकोजन। कैन यू टेल मी प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकोज? Start. गुड। In mammals, these processes happen in the liver, and the oxidation of lactate requires extra oxygen, sometimes referred to as oxygen debt or EPOC, excess post-exercise oxygen consumption, जो आपने एक्स्ट्रा लोन लिया था, which is why we continue to breathe more deeply, क्योंकि अब आपने लोन ले लिया। अब आप आके चेयर पे बैठे क्या करोगे? लोन वापस कैसे करोगे? लंबे लंबे सांस लोगे। आपने एक तो ऑक्सीजन बाहर से खरीदी, वापस कैसे करोगे? ठीक है, आपने ऑक्सीजन खर्च की, अब चाहिए भी तो है ना, तो ज्यादा लंबे लंबे सांस लेते हैं। व्हेन दी एक्सरसाइज हैज फिनिश, ये तो नहीं एक्सरसाइज खत्म हुई रुक गए कुछ नहीं करना यार, नॉर्मल ब्रीथिंग करो, नहीं, ज्यादा डीप ब्रीथिंग करनी पड़ती है ताकि हम वो वापस भी तो करें। इट्स कॉन्ट्रास्ट, एथेनॉल कैन नॉट बी फर्दर मेटाबोलाइज्ड एंड इट इज सिंपली अ वेस्ट प्रोडक्ट। लैक्टेट तो है, वापस बन जाएगा पायरुवेट। एथेनॉल अगर बन गया ना, अब ये है कंप्लीटली वेस्ट प्रोडक्ट। Both ethanol fermentation and lactate fermentation return reduced NAD to oxidized state। वजाई सी बात है कि जो reduced NAD होगा वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD के अंदर, रेडी टू एक्सेप्ट मोर हाइड्रोजन। ये NAD फिर आगे क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, क्योंकि वो जाके बताएगा यार पायरुवेट वापस बन गया, मुबारक हो। अब हम दोबारा रिड्यूस होंगे आगे एरोबिक वाली जगहों पे, रेडी टू एक्सेप्ट मोर हाइड्रोजन। दिस अलाउस ग्लाइकोलिसिस टू कीप रनिंग इवन दो नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल। समझ आ गई? Next, we have our last topic, ethanol fermentation in rice. Rice is a very important food plant, a staple crop in many parts of the world। ये शदीद फजूल टॉपिक है जो मुझे नहीं तुक समझ आती क्यों डाला हुआ है, इसका क्वेश्चन भी नहीं देते ये लोग, ठीक है। So most varieties of rice can survive in dry conditions।
बट फॉर मैक्सिमम yield राइस इट इज ग्रोन इन पैडी। कभी ज्योग्राफी में पैडेड राइस फील्ड क्रॉप्स क्रॉप्स पढ़ा? पैडी फील्ड्स, ओ लेवल्स I've इस्लामियात heard मार्क्स of it, but सीरीज, never. एग्रीकल्चर, चैप्टर नहीं 7 सर। ज्योग्राफी नहीं? ओके, कूल। सो सर मोस्ट, बचपन में पढ़ा होगा, मुझे 2-3 साल हो गए हैं दिए हुए पेपर, आई डोंट रिमेम्बर। या अच्छा हाँ, सेकंड ईयर ऑफ आईजीसीएसई में दिया। मोस्ट वैरायटीज ऑफ राइस कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस बट फॉर मैक्सिमम यील्ड राइस हम उसको पैडी सॉइल में या पैडी फील्ड्स में ग्रो करते हैं, जो कि जानबूझ के फ्लड की जाती है। कभी आप हाईवेज पे जाओ, मोटरवेज पे जाओ, बारिश हुई नहीं होती, लेफ्ट राइट पे अगर खेत दे तो कुछ खेत ऐसे आते हैं जहाँ पानी खड़ा होता है प्रॉपर, वो खुद किया होता है, खुद फ्लड किया होता है, बिकॉज राइस के अंदर सर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो वाटर में सरवाइव कर सकते हैं। और बहुत से जो वीड्स होते हैं, जो हार्मफुल प्लांट जिनको हम कहते हैं वीड प्लांट्स, वो भी इस तरह किल हो जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा वाटर में नहीं रह सकते, लेकिन राइस रह सकते हैं। तो हम जानबूझ के राइस की फील्ड्स को फ्लड कर सकते हैं। दिस रिडक्शन इन द कंपटीशन फॉर लाइट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स इंक्रीजेस यील्ड, क्योंकि पहले वीड प्लांट भी compete कर रहा है राइस प्लांट के साथ। हमने क्या किया, हमने फील्ड्स को फ्लड कर दिया। हमें पता है राइस जी लेगा, वीड मर जाएगा। अब ठीक है, सारा कंपटीशन खत्म हो गया, राइस ही ग्रो करेगा अकेला। So most plants cannot grow in deep water because their roots do not get enough oxygen for aerobic respiration. Nor if the leaves are submerged can photosynthesis take place because there is not enough carbon dioxide available. This happens because gases diffuse more slowly in water than they do in air. अब जब आपका कंपटीशन खत्म हो गया, अब सराउंडिंग में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप ही की है फोटोसिंथेसिस के लिए, मजे करो। मोर ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर है मच लेस। इसलिए जैसे ही हम वो वीड्स को खत्म कर देते, कंपटीशन खत्म, भाई तेरी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए तू रख सारी, ठीक है, राइस जीत गया। सो दिस इज स्पेशली ट्रू इन राइस पैडीज वेयर द रिच मड इन विच द राइस रूट्स आर प्लांटेड contains large population of microorganisms, many of which are aerobic, and they take oxygen from the water. Some varieties of rice respond to flooding by quickly growing taller as the water rises around them, and they keep growing upwards so that the top parts of the leaves and water flower spikes are always head above the water. This allows oxygen and carbon dioxide to be exchanged और आपके पास सक्सेसफुल फोटोसिंथेसिस हो जाता है। हवा भी अब आप ही की हो गई सारी, ठीक है, और जो सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन है, पानी के अंदर ऑक्सीजन है, दैट इज ऑल्सो ऑल योर्स। अब यहाँ पे जो एक छोटी सी चीज जो है, द स्टेम्स एंड रूट्स जो होते हैं राइस प्लांट्स के, अब ये चीज थोड़ी सी याद करने वाली है। इनमें एक लूजली पैक्ड होता है, आपने एएस में पढ़े हैं, पेरेंट कायमा कॉलन कायमा। एक और टिश्यू भी है जनाब, ठीक है, जो थोड़ा सा लूज होता है, एरन कायमा। एरन कायमा से पता लगता है एयर है इसमें, ठीक है। और ये वो टिश्यू होते हैं प्लांट के विच इंक्लूड दोज गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, जिसने डिफ्यूज आउट करना है एंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्लस द दोज अंडर द वाटर। दिस इंश्योर्स दैट द सेल्स इन द रूट्स हैव एट लीस्ट सम ऑक्सीजन प्रेजेंट। एरिन कायमा टिश्यूज के अंदर हमेशा ये चीज इंश्योर क्या करता है टिश्यू के, कभी ना कभी ऑक्सीजन शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन दीज टिश्यूज, और वो एक सेल के अंदर हमेशा प्रेजेंट हो। सो दीज आर द एयर स्पेसेस। जो टिश्यूज के दरमियान एयर स्पेसेस होती हैं उनको हम बेसिकली एरन कायमा का नाम देते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट यूजली इनफ टू सप्लाई ऑल द एनर्जी द सेल्स नीड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, मुझे अब समझ आई इस टॉपिक की तुक। वो बस ये बता रहे हैं कि जो प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। आप सोचते हो कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और रिलीज ऑक्सीजन करते हैं। तो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, उनके पास खुद भी ऑक्सीजन है, ये नहीं कि सारी हम ह्यूमंस को ही देंगे वो ऑक्सीजन बना के। कुछ उनके एरेनकाइमा सेल्स के अंदर भी होता है जिसको वो बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। द सेल्स इन द सबमर्ज रूट्स देयरफॉर आल्सो यूज एथेनॉल फर्मेंटेशन, और ये एथेनॉल बिल्डअप भी कर लेते हैं इन टिश्यूज विच कैन टॉलरेट। ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट शायद ना कर पाए, ये टॉलरेट कर सकते हैं द एथेनॉल बिल्डअप। एंड दे आल्सो प्रोड्यूस मोर एथेनॉल डिहाइड्रोजनेज विच ब्रेक्स डाउन एथेनॉल, अगर कभी कभी उन टिश्यूज के अंदर, उन एरेनकाइमा के अंदर ऑक्सीजन ना हो। So this is how this allows the plants to grow actively even when oxygen is scarce. क्यों? क्योंकि एरन कामा के अंदर हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। Got it? So what is parenchyma? A plant tissue containing air spaces which is always there enable to enable the plant to carry out aerobic respiration. Is it clear? समझ आ गई? जी सर।